हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम करने वाले हैं मैथ्यू आर्नोल्ड के एमसीक्यूज़। आज हम उनके वर्क और उनकी बायोग्राफी से रिलेटेड अपने एमसीक्यूज़ कवर करेंगे। थोड़ा सा इनके बारे में जान लेते हैं। ये एक इंग्लिश पोएट थे, कल्चरल क्रिटिक थे ये, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि ये 1822 में इनका जन्म हुआ। ही वॉज बॉर्न इन 1822, द सेम ईयर पीबी शैली वॉज ड्रॉन। तो जिस ईयर में पीबी शैली की डेथ हुई उस ईयर में इनका जन्म हुआ। और मैथ्यू आर्नल्ड की डेथ हुई 1888 में, तो वो भी सेम ईयर है जब टी एस एलियट बॉर्न हुए। टी एस एलियट भी क्या थे, एक क्रिटिक थे। हम कह सकते हैं कि एक क्रिटिक के मरने के बाद दूसरे क्रिटिक का क्या हुआ, जन्म हुआ। तो ऐसे हम 3 राइटर्स के बारे में याद कर सकते हैं। और ये जो थे ग्रेट विक्टोरियन पोएट, इनको बोला गया है मैथ्यू आर्नल्ड को, और इनको 3rd ग्रेट विक्टोरियन पोएट माना गया है। जो पहले थे वो थे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन, और जो सेकंड थे वो थे हमारे रॉबर्ट ब्राउनिंग। और ये बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे किसके, वर्ड्सवर्थ के। बहुत ज़्यादा ये उनके अच्छे फ्रेंड रहे हैं। और इनकी जो डेथ हुई थी मैथ्यू आर्नल्ड की, वो किसकी वजह से हुई थी? हार्ट फेलियर की वजह से इनकी डेथ हो गई थी। इनके जो फादर थे मिस्टर थॉमस आर्नल्ड, वो क्या थे, हेडमास्टर थे रग्बी चैपल में। और रग्बी के ऊपर इन्होंने क्या लिखी है, रग्बी चैपल नाम से एक पोएम भी लिखी है जो इन्होंने अपने फादर को डेडिकेट की थी। उनके मरने के कुछ टाइम बाद उनको डेडिकेट इन्होंने की थी। मोस्टली इनके बारे में यही कहा जाता है कि काफ़ी अच्छे क्या थे, ये क्रिटिक थे ये। तो अब इन, और हाँ, वन मोर थिंग, इनके गॉड फादर थे जॉन केबिल, और इनके बहुत अच्छे दोस्त थे आर्थर ह्यू क्लो, जिनके ऊपर इन्होंने उनकी डेथ के बाद क्या लिखी थी, एक बहुत ही ज़्यादा फेमस एक एलेजी भी लिखी थी। चलिए हम कवर करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हु इज़ द ग्रेट पोएट एंड क्रिटिक ऑफ विक्टोरियन एज? ए टेनिसन, बी कार्ले, सी आर्नोल्ड एंड डी ब्राउनिंग। राइट आंसर इज सी आर्नोल्ड। आर्नोल्ड क्या थे, ग्रेट पोएट और क्रिटिक थे विक्टोरियन एज के। नेक्स्ट इज, मैथ्यू आर्नोल्ड वॉज एजुकेटेड एट। इनकी एजुकेशन कहाँ से इनको मिली? ए रग्बी एंड ऑक्सफर्ड, बी रग्बी एंड कैम्ब्रिज, सी रग्बी एंड कैलिफोर्निया, एंड डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ए रग्बी एंड ऑक्सफर्ड। रग्बी और ऑक्सफर्ड से इन्होंने अपनी एजुकेशन की है। नेक्स्ट इज, व्हेन डिड ही बिकेम द ऑक्सफर्ड प्रोफेसर। देखिए ये इन्होंने ऑक्सफर्ड में ये पढ़े भी हैं और वहाँ पर इन्होंने पढ़ाया भी है। कौन सी ईयर में पढ़ाया था? इन 1856, बी इन 1857, सी इन 1858 and D in 1859. Right answer is B in 1857. 1857 में इन्होंने वहाँ पर पढ़ाया था, और ये वहाँ पर पहले लेक्चरर थे जिन्होंने इंग्लिश में लेक्चर दिए इंस्टेड ऑफ लैटिन। लैटिन में ना देकर इन्होंने इंग्लिश में वहाँ पर लेक्चर दिए, और वो ऑक्सफर्ड के लेक्चर ही थे जिनकी वजह से इन्होंने एक क्या लिखा, कल्चर एंड एनार्ची लिखा इन्होंने, जो क्या था, सीरीज ऑफ पीरियोडिकल एसेज था, कल्चर एंड एनार्ची, वो इन्होंने लिखा है। कल्चर का मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ परफेक्शन, और एनार्ची का मीन्स होता है लैक स्टैंडर्ड एंड सेंस डायरेक्शन, और गवर्नमेंट विदाउट रूल्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फ्रेंडशिप गार्लैंड वॉज इंटेंटेड टू सेटराइज एंड रिफॉर्म द ग्रेट मिडिल क्लास ऑफ इंग्लैंड whom he calls। तो हमसे क्वेश्चन किया गया है कि ग्रेट मिडिल क्लास, जो इंग्लैंड के ग्रेट मिडिल क्लास थे, उनको आर्नोल्ड क्या बुलाते थे? ए द फिलिस्तीन्स, बी द बुर्गेसिस, सी द एरिस्टोक्रेट, एंड डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज ए द फिलिस्तीन्स। उनको फिलिस्तीन्स बुलाते थे। इन्होंने इंग्लिश सोसाइटी को, कल्चर एंड एनार्ची में इंग्लिश सोसाइटी को इन्होंने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। ए बारबेरियंस, जिनको कहा गया एरिस्टोक्रेसी या फिर हाई क्लास। सेकेंड थे हमारे फिलिस्तीन्स, जो मिडिल क्लास थे। एंड थर्ड थे इनके पॉपुलेंस, जो वर्किंग क्लास थे। इन्होंने फिलिस्तीन्स को मिडिल क्लास बुलाया है। नेक्स्ट इज, पोएट्री इज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ अंडर द कंडीशन फिक्स्ड फॉर सच क्रिटिसिज्म बाय द लॉज ऑफ पोएटिक ट्रूथ एंड पोएटिक ब्यूटी। हु सेड? ये लाइन किसके द्वारा और कहाँ पर बोली गई है? ए आर्नोल्ड इन कल्चर एनार्ची, बी आर्नोल्ड इन द लैटर, सी आर्नोल्ड इन द स्टडी ऑफ पोएट्री, एंड डी नन ऑफ दिस। राइट आंसर इज सी आर्नोल्ड इन द स्टडी ऑफ पोएट्री। स्टडी ऑफ पोएट्री में इन्होंने ये बात बोली है, याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज, द थीम ऑफ सौरभ एंड रुस्तम 1853 हैज़ बीन टेकन फ्रॉम शाहनामन बाय। जो सौरभ एंड रुस्तम है उन्होंने शाहनामन से ली थी ये स्टोरी, और वो जो शाहनामा थी वो किसने लिखी थी? ए फिरदौसी, बी अलिफ लैला, सी मोहम्मद, एंड डी बीरबल। राइट आंसर इज़ ए फिरदौसी। फिरदौसी से इन्होंने ली थी। जो सौरभ एंड रुस्तम था, ये एपिसोड्स थे इनके पर्सियन एपिक के, और इसमें इन्होंने होमर्स को क्या किया है, इमिटेट किया है उनके गार्डनर और रैपिडिटी के लिए।
और क्योंकि होमर को क्या करते थे, ये डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते थे, तो ये मैल्कम की हिस्ट्री ऑफ पर्सिया पढ़ते थे। नेक्स्ट इज मैथ्यू आर्नल्ड लैमेंट फॉर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड आर्थर क्लॉ इन। इन्होंने अपने, इनका जो फ्रेंड था आर्थर, जब उनकी डेथ हो गई तो उनको डेडिकेट करते हुए इन्होंने एक एलिजी लिखी। वो कौन सी थी? ए द स्कॉलर जिप्सी, बी रग्बी चैपल, सी थायरेसिस एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी थायरेसिस। थायरेसिस उन्होंने लिखी थी, बहुत ज़्यादा फेमस थी ये। और द रग्बी चैपल थी, वो किसके लिए लिखी थी? इन्होंने अपने फादर को डेडिकेट की थी। नेक्स्ट इज wandering between two worlds, one dead, the other powerless to be born, with nowhere yet to rest my head like these, on earth I wait forlorn, where do these lines appear? हमसे पूछा गया है कि ये लाइन कहाँ पर आई हैं, कौन सी पोएम से ली गई हैं। ए आर्नल्ड स्टैंजास फ्रॉम द ग्रेनेड चार्टर्स, बी द स्कॉलर जिप्सी, सी रग्बी चैपल एंड डी थायरेसिस। सो राइट आंसर इज ए आर्नल्ड स्टैंजास फ्रॉम द ग्रांडे चार्टर्स, वहाँ से ये ली गई है। और ये जो पोएम थी इनकी एक मेलनकॉलिक पोएम थी, जिसको 1852 में इन्होंने लिखा था। और जो पोएट था अपनी वाइफ के साथ हनीमून पर गया था यहाँ पर, और वो वहाँ पर पोएट जो था वहाँ की मोनेस्ट्री और जो चार्टिस्ट थे अपनी बीवी के साथ वहाँ पर गया, वहाँ पर विज़िट किया। वहीं की जो है ये मेमोरेबल लाइंस हैं जिसमें इन्होंने ये लाइंस अपनी लिखी हैं। वेंडरिंग बिटवीन टू वर्ल्ड्स, ये लाइन वहीं से ली गई है। सो अपने हनीमून पर गए थे, वहाँ के मेमोरेबल जो वहाँ पर विजिट रही हैं उन्हीं को अपनी इस पोएम में इन्होंने क्या किया है, मेंशन किया गया। और कब आई थी ये? इन 1852। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज The business of criticism is neither to find fault nor to display the critic's own learning nor influence. It is to know the best which has been thought and said in the world. Who said? Well, ये लाइन किसके द्वारा और कहाँ पर बोली गई है? A. Arnold in Culture and Anarchy, B. Arnold in the Study of Poetry, C. Arnold in Essay in Criticism, and D. None of these. So right answer is C. Arnold in Essay in Criticism. Essay in Criticism में ये जो है लाइन बोली गई है। ऐसे इन क्रिटिसिज्म है जो 2 सीरीज़ में आया था। पहली सीरीज़ आई थी 1865 में और सेकंड आई थी 1888 में, मतलब इनकी डेथ के आसपास जो है सेकंड सीरीज़ इनकी आई थी। और विच वर्क ऑफ आर्नल्ड इज़ प्ली फॉर लिबर्टी इन रिलीजन? कौन सा वर्क था जिसमें उन्होंने एक प्ली की लिबर्टी इन रिलीजन के लिए? ए. लिटरेचर एंड डॉगमा, बी. एसेज इन क्रिटिज्म, सी. कल्चर एंड एनार्ची एंड सी. द स्कॉलर जिप्सी। सो राइट आंसर इज़ ए. लिटरेचर एंड डॉगमा। कब आया है? 1873 में आया। और इसे कहा जाता है एन एसे टुवर्ड द बेटर एप्रीहेंशन ऑफ द बाइबल। रिलीजियस क्रिटिज्म था ये। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ in which work of Arnold do we find the term like culture, barbarism, Philistines and Hebraism? This work was written in 1869. 1869 में ये वर्क लिखा गया है और उसमें हम ये सारी टर्म्स जो है हमें देखने को मिलती है। सो कौन सा वर्क था? A. Literature and Dogma, B. Essay in Criticism, C. Culture and Anarchy and D. The Scholar Gypsy. सो राइट आंसर इज सी. कल्चर एंड एनार्ची। कल्चर एंड एनार्ची में हमें जो है ये सारी टर्म्स देखने को मिलती है और हमें बताया गया था कि क्या क्या, मैंने भी एक्सप्लेन भी किया था कि क्या क्या ये सब होता है। और जो कल्चर है, कल्चर का मीनिंग होता है द स्टडी ऑफ परफेक्शन। एनार्ची का मीन्स होता है गवर्नमेंट विदाउट रूल्स और लैक स्टैंडर्ड एंड सेंस डायरेक्शन। नेक्स्ट वर्ड बारबेरिज्म, जिस विच मीन्स एरिस्टोक्रेसी और हाई क्लास। फिलिस्तीन, फिलिस्तीन्स मीन्स मिडिल क्लास, जिसे इन्होंने इंग्लैंड के जो मिडिल क्लास लोग थे उनको फिलिस्तीन्स कहकर बुलाया है। एंड नेक्स्ट इज़ हिब्रेज्म। हिब्रेज्म मीन्स होता है स्पिरिट ऑफ थॉट, स्पिरिट ऑफ बाइबल, नैरो माइंडनेस, रिलीजियस, थॉट ओनली फॉर गॉड। और इन्होंने क्या किया है कि इन्होंने हारमोनी क्रिएट करने की कोशिश भी की है हिब्रिज्म और हेलेनिज्म के बीच में। हिब्रिज्म का मीन्स होता है स्पिरिट ऑफ थॉट, ऑन दी अदर हैंड हेलिज्म मीन्स स्पिरिट ऑफ माइंड एंड स्पिरिट ऑफ बाइबल। हेलेनिज्म मीन्स स्पिरिट ऑफ ग्रीक, हेलिज्म मीन्स ओपन माइंडनेस, नॉलेज, थॉट विद प्रैक्टिकल। सो देयर इज lots of difference and they try to create a harmony between both of them. Now next question is which term aristocratic classes are known? कौन सी टर्म से aristocratic classes को जाना चाहता है? उन्होंने कल्चर एंड एनार्ची में aristocratic classes को किस टर्म दी है, कौन सी टर्म से बुलाया है? A. barbarian, B. philistine, C. bourgeois, D. none. So right answer is A. barbarian. हाई क्लास और एरिस्टोक्रेसी क्लास किसको बुलाया है? बारबेरियंस को। एंड मिडल क्लास इज फॉर Philistines. Next question is the term used by Arnold for the middle classes
नैरो माइंडेड एंड सेल्फ सेटिस्फाइड इज़, ये टर्म उन्होंने किसके लिए यूज़ की है, मिडिल क्लास को क्या बोला है? ए फिलिस्तीन, बी हिब्रिज्म, सी बर्गेसेस एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज़ बी फिलिस्तीन्स। उन्होंने फिलिस्तीन्स को क्या बुलाया है? मिडिल क्लासेस बुलाया है। नेक्स्ट, द टर्म यूज्ड बाय आर्नल्ड फॉर मॉरल एजुकेशन इज़, मॉरल एजुकेशन के लिए उन्होंने क्या टर्म यूज़ की है? किस में? ये सारी टर्म कहाँ पर यूज़ की है? कल्चर एंड एनर्जी में। जो रिजल्ट था किसका? ऑक्सफर्ड के जो उन्होंने लेक्चर दिए उसका फ्रूट था, ये सीरीज़ था पीरियोडिकल ऐसे का, वहाँ पर ये सारे टर्म्स उन्होंने यूज़ किए। तो द टर्म यूज बाय आर्नल्ड फॉर मॉरल एजुकेशन कौन सी टर्म यूज़ की है? ए बार्बेरियन, बी फिलिस्तीन, सी बर्गेसेस एंड डी नन। सो राइट आंसर इज़ डी नन। सो जो सही आंसर है वो है हिब्रिज्म। हिब्रिज्म को उन्होंने क्या बोला है? मॉरल एजुकेशन के लिए उन्होंने यूज़ किया है, क्योंकि वो क्या था? व्हाट इज़ हिब्रिज्म? हिब्रिज्म इज स्पिरिट ऑफ थॉट, स्पिरिट ऑफ बाइबल, नैरो माइंडनेस, रिलीजियस थॉट ओनली फॉर गॉड। तो वो मॉरल एजुकेशन के लिए उन्होंने ये वर्ड यूज़ किया है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज़, the poem is a dramatic monologue that narrates the story of King Mykerinus of Egypt. The king is informed that he would meet his end in 6 years and identify the poem. देखिए पोएम है जिसमें राजा मिकैरिनस के बारे में बात की गई है, जो इजिप्ट का राजा था। उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि आप जो है 6 साल में ही आपका अंत होने वाला है। तो कौन सी वो पोएम थी? ए Mykerinus, B the forecast, C the doom and D the scholar gypsy. So right answer is A Mykerinus. राजा के नाम पर ही पोएम का क्या था? नाम था। Next is, it is a poem about Empedocles, a philosopher of Sicily, and his suicide by jumping into the crater of the volcano. Identify the poem. तो वोल्केनो में या ज्वालामुखी में कूदकर जान देता है कौन? एम्पेडिकल्स, जो सिसिली का क्या था? एक फिलोसफर था। तो उस पोएम का नाम बताना है, कौन सी थी? ए Myserius, B the forecast, C Empedocles on Etna and D none. So right answer is C Empedocles on Etna. Now next is, this is a lyric, a ballad, C a pastoral elegy and D none of these. सो राइट आंसर इज सी अ पेस्टोरल एलिजी। पेस्टोरल एलिजी है किसके लिए लिखी थी? अपने दोस्त के लिए लिखी थी, आर्थर के लिए, आर्थर क्लो के लिए लिखी थी, जिसकी डेथ हो जाती है 1861 में। और जो थ्राइसिस थी वो किस में आई थी? 1866 में आई थी। इसमें जो थ्राइसिस था वो कौन था? एक शेपर्ड था वर्जिल में, और इकोलॉग में थी ये, जो इसको मतलब होता है शॉर्ट पेस्टोरल पोएम इन डायलॉग। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Which poem did Arnold write in the memory of his father, Dr. Thomas Arnold? अपने पिता की याद में इन्होंने पोएम लिखी थी, वो कौन सी थी? A. Dover Beach, B. Rugby Chapel, C. Thyrsis and D. None of these. So right answer is B. Rugby Chapel. Rugby Chapel उन्होंने अपने पिता के लिए लिखी थी। Next is, the poem narrates the adventure of an Oxford scholar who was tired of seeking advancement, joined the gypsies to learn their lore, roam in the world with them and still haunt the Oxford the countryside. Identify the poem. कौन सी पोएम है ये? A. Dover Beach, B. Rugby Chapel, C. The Scholar Gypsy and D. None of these. So right answer is C. The Scholar Gypsy. Scholar Gypsy की ये जो लाइंस हैं, वेल स्कॉलर जिप्सी जो है 1853 में आई थी। ये आर्नल्ड की पोएम थी जो 25 स्टैंजाज की थी विद 10 लाइन ईच। हर एक स्टैंजा में 10 लाइन्स थी। और इस पोएम को लिखने के लिए उन्होंने कहाँ से इंस्पिरेशन ली थी? वेल जोसेफ ग्लैनविल की द वैनिटी ऑफ डॉगमेटाइजिंग 1661 से उन्होंने इसको लिखने की क्या करी थी? इंस्पिरेशन ली थी। इसकी कुछ फेमस लाइन्स हैं। बिफोर दिस ट्रेन डिजीज ऑफ मॉडर्न लाइफ विद इट्स टकी हरी, इट्स डिवाइडेड एम, इट्स हैड टेक्सटेड इट प्लेसिड हार्ट विद राइफ। द पोएम वॉज, इस पोएम की कैसी सेटिंग है? काफ़ी पेस्टोरल सेटिंग है, और इट इज़ अ कंपेनियन पीस ऑफ थैरेसिस। तो थैरेसिस की कंपेनियन भी इस पोएम को कहा जाता है। किसको? द स्कॉलर जिप्सी। सो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो थैरेसिस थी उसकी कंपेनियन पोएम कौन सी थी? वो थी द स्कॉलर जिप्सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैन डिड नॉट मेक एंड कैन नॉट मार, दिस लाइन्स अपीयर इन। कौन सी पोएम की लाइन है? ए ह्यूमन लाइफ, बी द स्कॉलर जिप्सी, सी लाइन्स रिटन इन कैनिंगस्टन गार्डन एंड डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर इज सी लाइन्स रिटन इन कैनिंगस्टन गार्डन। नेक्स्ट, दो हार्डेस्ट वन एम, वन बिजनेस, वन डिज़ायर, दिस लाइन्स अपीयर इन। किस में आई है? ए द बीच, बी मोरालिटी, सी द स्कॉलर जिप्सी एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सी द स्कॉलर जिप्सी। स्कॉलर जिप्सी की ये लाइन है, और हमें पता है कि किसकी कंपेनियन पोएम थी ये स्कॉलर जिप्सी? वेल ये थी थेरेसिस की, जो क्योंकि दोनों की सेटिंग कैसी है? पेस्टोरल है। नेक्स्ट इज,
Others abide our caution, though art free. We ask and ask, though smilest art still. Our topping knowledge for the loftiest hill. Who to the star uncrown his majesty? These line appear in. Well, ये lines किसकी हैं? A. Arnold Shakespeare, B. Arnold Dobbs, C. Wordsworth to Milton, and D. None of these. So right answer is A. Arnold Shakespeare. आर्नल्ड की शेक्सपियर की है। शेक्सपियर जो था, इनका आर्नल्ड का एक सोनेट था जिसको इन्होंने 1844 में लिखा था और ये पब्लिश हुआ था 1849 में। इनका जो वॉल्यूम था पोएम का, द स्ट्रेटेड ट्रैवलर्स एंड अदर पोएम, उसमें ये पब्लिश हुआ था इन 1849। ये जो था इन्होंने अपनी बहन को एक लेटर में लिख कर भेजा था, सिस्टर जेन को। और इन्होंने शेक्सपियर को क्या किया था, अपने इस सोनेट के थ्रू उनको ट्रिब्यूट किया था। इन्होंने कहा था कि शेक्सपियर क्या है, सेल्फ स्कूल, सेल्फ स्कैन और सेल्फ ऑनर्ड और सेल्फ सिक्योर हैं। और उन्होंने क्या किया, मतलब उनको ट्रिब्यूट देने के लिए उन्होंने इस सोनेट को लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कोल्डली सैडली डिसेंड द ऑटम इवनिंग बिगिनिंग लाइन्स ऑफ। ये किसकी बिगिनिंग लाइन्स हैं? वेल, A. Rugby Chapel, B. The Scholar Gypsy, C. Morality, and D. Dobbs. So right answer is A. Rugby Chapel. ये रग्बी चैपल की स्टार्टिंग लाइन्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोएम है, आपको पूरी पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेल्फ स्कूल, सेल्फ स्कैन, सेल्फ ऑनर्ड, सेल्फ सिक्योर, दिस लाइन्स अपीयर इन। अभी मैंने बताया कि किसके बारे में था ये। A. Arnold Shakespeare, B. Arnold Dobbs, B. C. Wordsworth to Milton, and D. None of these. So right answer is A. Arnold Shakespeare. आर्नल्ड्स ने जो शेक्सपियर का सोनेट लिखा था शेक्सपियर, उसमें उन्होंने बताया है कि जो शेक्सपियर थे उन्होंने खुद ही स्कूलिंग की है और खुद ही वो इतने ज़्यादा क्या थे, महान थे, तो उनको ट्रिब्यूट करने के लिए लिखा था और ये लाइन्स उन्हीं के लिए उन्होंने अपने सोनेट में यूज़ की है। नेक्स्ट इज all pains the immortal spirit must endure, all weakness which impart, all grief which bow, find their soul speech in the victorious brow. These lines, ये जो लाइन है मैथ्यू आर्नल्ड ने किसके बारे में बोली है? ए. शेक्सपियर, बी. मिल्टन, सी. चॉसर, एंड डी. टेनिसन। सो राइट आंसर इज ए. शेक्सपियर। तो उनके सोनेट शेक्सपियर में ये लाइन उन्होंने शेक्सपियर के लिए बोली है। नाउ नेक्स्ट इज लेबर्स डेट शेल नॉट फेल व्हेन मैन इज गॉन, दिस लाइन इज इन। लाइन कहाँ पर यूज हुई है? A. Arnold's Quitwork, B. Arnold Shakespeare, C. Arnold's Dobbs, and D. Wordsworth to Milton. So right answer is A. Arnold's Quitwork. Next is the end is everywhere, art still has trust, take refuge there. These lines are in. ये lines कहाँ पर आई है? A. Arnold Shakespeare, B. Arnold's Dobbs, C. Arnold's Memorial Verses, and D. None of these. So right answer is C. Arnold Memorial Verses. तो जो मेमोरियल वर्सेस था आर्नल्ड का, वो क्या थी? एक एलिजी थी जो किसके लिए इन्होंने लिखी थी? वर्ड्सवर्थ के लिए। वर्ड्सवर्थ कौन थे? इनके फ्रेंड थे जिनकी डेथ हुई इन 1850 और उनके लिए इन्होंने एक 74 लाइंस का ये लिखा था मेमोरियल वर्सेस। और ये मेमोरियल वर्सेस जो थी वर्ड्सवर्थ के साथ साथ इसमें थोड़ी जगह इन्होंने बायरन और गॉथ को भी दी है, उनकी भी हम कह सकते हैं कि एलिजी है। लेकिन उन्होंने वर्ड्सवर्थ को क्या बताया है इस पोएम में? सुपीरियर बताया है, क्योंकि उनका एक सिंपैथेटिक कॉन्टेक्ट था नेचर के साथ और उनकी पोइट्री में क्या थी? एक हीलिंग पावर थी। सो ये मेमोरियल वर्सेस उन्होंने 1850 में किसके लिए लिखी थी? वर्ड्सवर्थ के लिए। साथ ही साथ किसकी एलिजी थी? एक बायरन और गॉथ की भी एलिजी थी, उनको भी इन्होंने अपनी इस पोएम में स्पेस दिया है। नाउ नेक्स्ट इज वी मॉर्टल लिव्स अलोन इज द लाइन दैट अपीयर्स इन। ये कहाँ पर ये लाइन आई है? A. To Margaret, isolation, B. Dobbs, C. Rugby Chapel, and D. None of these. So right answer is A. To Margaret. तो मार्गरेट में ये लाइन आई है। मार्गरेट जो थी, जो आर्नल्ड थे वो 1848 में स्विट्ज़रलैंड गए थे और वहाँ पर एक फ्रेंच गर्ल के प्यार में पड़ गए जिसका नाम था मार्गरेट। तो उसी के लिए इन्होंने मतलब ये पोएम लिखी। लेकिन इस पूरी पोएम में ना तो स्विट्ज़रलैंड का कहीं जिक्र है और ना ही मार्गरेट का कहीं इस बारे में बताया गया, सिर्फ उसके नाम पर है। इवन इन्होंने स्विट्ज़रलैंड में जो टाइम स्पेंड किया है उस चीज़ को इन्होंने अपनी इस पोएम में मेंशन किया है। क्योंकि इनकी वाइफ का नाम था फ्रांस लूसी विटमैन, जिससे इन्होंने जून 1851 में शादी कर ली थी। याद रखना है एक फ्रेंच गर्ल थी जिसके नाम पर ये पोएम है। Next is a god their sovereign's rule and bade betwixt their short to be the unplumbed soul estranged she. These lines are from. ये lines कहाँ से ली गई है? A. To Margaret isolation, B. Dover Beach, C. Rugby Chapel, and D. None of these. So right answer is A. To Margaret isolation. ये भी उसी poem की lines है। Next question is Truth sits upon the lips of a dying man is a very popular line which is often quoted for personification. This line is from Arnold. ये लाइन बहुत ज़्यादा फेमस है और जिसे पर्सोनिफिकेशन के लिए भी यूज़ किया जाता है।
तो ये आर्नल्ड की लाइन थी और उनकी किस वर्क से ये लाइन थी? ए सौरभ एंड रुस्तम, बी टू मार्गरीट, सी द बीच एंड डी रग्बी चैपल। सो राइट आंसर इज ए सोहराब एंड रुस्तम, ये उसकी लाइन्स थी। नेक्स्ट इज चौसर लैक हाई सीरियसनेस, हु सेज? वेल क्रिटिक थे ये, तो इन्होंने ये लाइन जो है चौसर के लिए बोली। किसने बोली? ए आर्नल्ड, बी ब्राउनिंग, सी शैले एंड डिलोंग। सो राइट आंसर इज ए आर्नल्ड, आर्नल्ड ने बोली। उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया किसको? चौसर को। और सबसे ज़्यादा ये किसको मानते थे? वेल शेक्सपियर को। नेक्स्ट इज हु गेव द टचस्टोन मैथड? वेल टचस्टोन मैथड किसने दिया था? ए बेन जॉनसन, बी सैमुअल जॉनसन, सी आर्नल्ड एंड डी इलियट। सो राइट आंसर इज सी आर्नल्ड। आर्नल्ड ने क्या दिया था? हमें एक टचस्टोन मैथड दिया था। वेल टचस्टोन मेथड क्या है? एक कंपैरेटिव मेथड है क्रिटिज्म का। सो कंपैरेटिव मेथड ऑफ क्रिटिज्म। इनकी क्लाइन भी है to have always in one's mind lines and expression of the great master and to apply them as a touchstone to the poetry। तो वो कहता है कि जितने भी मास्टर रहे हैं उनकी जो लाइंस थी, ग्रेट या एक्सप्रेशन था, हमेशा उसको अपने दिमाग में रखना है और तब उसे कहाँ अप्लाई करना है? पोइट्री में अप्लाई करना। तो एक कंपैरेटिव मेथड था कि जितने भी ग्रेट लोग रहे हैं उनके वर्क को क्या करना चाहिए? हमेशा कंपेयर करना चाहिए और देखना चाहिए क्या बेस्ट है। नेक्स्ट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ क्रिटिज्म अकॉर्डिंग टू आर्नल्ड इज। उनके हिसाब से सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्रिटिज्म की क्या थी? ए डिसइंटरेस्टेडनेस, बी इंटरेस्टेडनेस, सी सब्जेक्टिविटी एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज ए डिसइंटरेस्टेडनेस। उनके हिसाब से क्या थी? इंपॉर्टेंट क्वालिटी थी किसकी? क्रिटिज्म की। नेक्स्ट अ पोइट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट मोरल आइडियाज ऑफ पोइट्री ऑफ रिवोल्ट अगेंस्ट लाइफ। A poetry of indifference toward moral ideas is the poetry of indifference towards life. Who said? किसकी लाइन्स हैं ये? ए ब्राउनिंग, बी शैली, सी आर्नल्ड एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सी आर्नल्ड, आर्नल्ड की लाइन है ये। नेक्स्ट इज आर्नल्ड सिलेक्ट सम पैसेज फ्रॉम होमर, डांटे, शेक्सपियर एंड मिल्टन टू प्रूव हिज मैथड। इनका मैथड था, उस मेथड को प्रूव करने के लिए इन्होंने किस किस के पैसेज का यूज़ किया? होमर का, डांटे का, शेक्सपियर और मिल्टन का। तो वो कौन सा मेथड था? ए हिस्टोरिकल मेथड, बी साइकोलॉजिकल मेथड, सी टचस्टोन मेथड एंड डी नन ऑफ दिस। सो राइट आंसर इज सी टचस्टोन मेथड। सो टचस्टोन मेथड किसने दिया था? मैथ्यू आर्नल्ड ने दिया था। और इनके हिसाब से इसमें क्या करते हैं कि जो क्रिटिज्म है उसको कंपेयर करना चाहिए। इट्स अ कंपैरेटिव मेथड ऑफ क्रिटिज्म। उन्होंने कहा है कि क्रिटिज्म का ये कंपैरेटिव मेथड है और जो भी हमारे महान ग्रेट मास्टर रहे हैं उनकी लाइंस और एक्सप्रेशन को हमेशा किस में रखना चाहिए? अपने दिमाग में रखना चाहिए और फिर उसको कहाँ अप्लाई करना चाहिए? पोइट्री में करना चाहिए। मतलब उनका कहने का मतलब है कि हमें जितने भी महान राइटर्स रहे हैं उनके वर्क को पढ़ना चाहिए और उनको अपने दिमाग में रखते हुए अपनी पोइट्री को लिखना चाहिए ताकि हम उसे अच्छी तरह क्रिटिसाइज़ कर सकें, हमें पता रख सकें उसमें क्या गलत है और क्या सही है। सो नेक्स्ट इज हु कॉल्ड 18th सेंचुरी एन एज ऑफ प्रोज एंड रीज़न। किसने 18th सेंचुरी को प्रोज और रीज़न की एज कहा है? ए आर्नल्ड, बी शैले, सी लैम एंड डी इलियट। सो राइट आंसर इज ए आर्नल्ड। आर्नल्ड ने क्या कहा है कि 18th सेंचुरी क्या है? प्रोज और रीज़न का एक वो है, एज है जिसमें मतलब उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया, हर चीज़ को सोच समझ कर हर चीज़ में रीज़न ढूंढने का उन्होंने काम किया है। थर्ड ग्रेट विक्टोरियन पोएट थे ये। पहले थे हमारे अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और दूसरे थे रॉबर्ट ब्राउनिंग और तीसरे कौन थे? हमारे मैथ्यू आर्नल्ड थे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज He laid us as we lay at birth on the cool flowery lap of earth। इस लाइन में ही किसके लिए यूज़ किया है? ए शैले, बी गॉथ, सी वर्ड्सवर्थ एंड डी कीट। सो राइट आंसर इज सी वर्ड्सवर्थ। वेल ये जो लाइंस हैं ये वर्ड्सवर्थ को डेडिकेट की गई और ये लाइन किसकी है? मेमोरियल वर्सेस की लाइंस हैं, इसीलिए इसमें जो ही है वो किसके लिए यूज़ हुआ है? वर्ड्सवर्थ के लिए यूज़ हुआ है। 1850 में ये लिखी गई थी उनकी डेथ पर, तो उनको एक ट्रिब्यूट था ये, उनके लिए कैलेजी थी ये। इसके साथ साथ उसमें गॉथ और बायरन को भी क्या दिया गया था? स्पेस दिया गया था। नेक्स्ट इज़ देयर नो लाइफ बट दीज अलोन, मैडमैन और स्लेव मस्ट बी वन। मैथ्यू आर्नल्ड। तो ये मैथ्यू आर्नल्ड की लाइन्स हैं और किसकी लाइन है ये? ए द बरीड लाइफ, बी द फॉरसेकन मरमैन, सी अ समर नाइट एंड डी डेस्टिनी। सो राइट आंसर इज सी अ समर नाइट। समर नाइट की ये लाइन है। नाउ नेक्स्ट इज अदर सबाइड अ क्वेश्चन दो आर्ट फ्री, दो स्टैंड्स फॉर। दो यहाँ पर किसके लिए आया है? ए टेनिसन, बी शेक्सपियर, सी बायरन एंड डी वर्ड्सवर्थ। सो राइट आंसर इज बी शेक्सपियर। शेक्सपियर के लिए आया है और ये लाइन किसकी है? उनके सोनेट शेक्सपियर से ये लाइन्स ली गई हैं। नेक्स्ट इज आर्नल्ड कॉल थारेसिस। आर्नल्ड ने थारेसिस को क्या बताया है? ए अ लिरिक, बी एनालॉजी, सी अ ड्रामेटिक मोनोलॉग, सी एंड डी अ मोनोडी। सो राइट आंसर इज डी अ मोनोडी। इन्होंने थारेसिस को एक मोनोडी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द पीपल हु हैव मटेरियलिस्टिक वे ऑफ लाइफ एंड सो रिमेन इनडिफरेंट टू कल्चर आर फिलिस्तीन अकॉर्डिंग टू। उन्होंने कहा है जिनका मटेरियलिस्टिक वे है ज़िंदगी जीने का और कल्चर से बहुत दूर है, वो लोग क्या हैं, फ़िलिस्तीन्स हैं। किसने उन्हें कहा? ए मैथ्यू आर्नल्ड, बी शैले, सी बारन, एंड डी विडमैन। सो राइट आंसर इज ए मैथ्यू आर्नल्ड। फ़िलिस्तीन्स किसको कहा गया है? वेल मिडिल क्लास को बोला गया है, मिडिल क्लास ऑफ इंग्लैंड को बोला गया है। सो दिस इज़ माई लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है। थैंक यू। सबसे पहले मैं उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, लाइक किया। सो थैंक यू सो मच, क्योंकि आप लोग काफ़ी मोटिवेट करते हैं मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के लिए। एंड जिन्होंने अभी तक नहीं किया है प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय।